हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यासागर प्लेटफॉर्म। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, दैट इज़ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ। तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स यानी आपके प्लैनेट्स की रिस्पेक्टिव जो मून्स हैं उनको नेचुरल सैटेलाइट्स बोलेंगे। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज़, और इन सेलेस्टियल बॉडीज से बनता है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, इन सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ को मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स। अगर और डेप्थ में जाएं तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एक है हमारा नॉर्मल या फिर विजिबल मैटर, दूसरा है हमारा डार्क मैटर, तीसरा है हमारा डार्क एनर्जी। क्या है? डार्क एनर्जी। जो विजिबल मैटर है तो वो है हमारा गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, ये वाली सेलेस्टियल बॉडीज़ को बना के बनता है हमारा नॉर्मल यानी विजिबल वर्ल्ड। ये हमारे पूरे यूनिवर्स का 5% है, और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को इंक्लूड करके हमारा है 95%। ठीक है, तो 95% यूनिवर्स के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो डार्क मैटर है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, और मास भी है इसमें, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, और रेडिएट नहीं करता है किसको? एनर्जी को। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करता है, और जब वो इंटरेक्शन नहीं करेगा तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। और जो डार्क एनर्जी है उसके बारे में स्पेक्यूलेशन से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नॉलेज अभी डिसाइफर करनी बाकी है, जिस पे साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं। तो मोस्टली जब हम यूनिवर्स जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम इस नॉर्मल और विजिबल वर्ल्ड की ही बात करते हैं। ठीक है, ये बस बताने के लिए था कि आपको ऐसा ना लगे कि मतलब कुछ भी बता दिए, मतलब थोड़ा सा यही यूनिवर्स है। नहीं, यूनिवर्स ये भी है, बट ज्योग्राफी के लिए सिर्फ इतना वाला। ठीक है, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ को इंक्लूड करता है इतना ही रेलेवेंट है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, इसके हिसाब से एक सिंगुलर डॉट से हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, एक बैंग हुआ था, मतलब इस पॉइंट पे से एक बैंग हुआ जिसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.75 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगुलर पॉइंट। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन गैलेक्सीज। ठीक है, 100 बिलियन गैलेक्सीज के अप्रॉक्स यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने साइड में ना कुछ मेंशन किया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन से रिलेटेड है वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, और एक और 2 वर्ड मुझे मेंशन करने थे, वो है मोनो स्टार थ्योरी, और है हमारी डुअल स्टार थ्योरी। क्या है? मोनो स्टार और डुअल स्टार। अब ये वर्ड क्यों मेंशन करें? इन पे एज सच कोई थ्योरी आपसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन उतने नहीं आएंगे, बट हाँ अगर मान लो आ गया कि जियोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जियो मतलब अर्थ है और सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो इसके हिसाब से अर्थ सेंटर में है। ठीक है, जो हमारे एंटिक्विटी टाइम में यानी बहुत पुराने समय में जो हमारे फिलोसोफर्स थे, जो इन्फॉर्मेशन मतलब देना ही, मतलब साइंसेस का डेवलपमेंट, सब्जेक्ट्स का अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं था, मतलब वो इन नॉलेज बस उस टाइम पे बन रही थी। ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो फॉर्म हो रहा था, कलेक्शन हो रहा था, उसके ऊपर मतलब स्टडी किया जा रहा था। तो उस टाइम पे फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे फिलोसोफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अर्थ सेंटर में थी, और उसके अराउंड जो है हमारा सन मून रिवॉल्व करता था। ठीक है, जबकि रियल में क्या है कि हमारे सन के अराउंड हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, बट यहाँ पे जियोसेंट्रिक थ्योरी के हिसाब से अर्थ सेंटर में है और सन और मून इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक का मतलब ये है। उसके बाद डार्क एजेस के बाद हीलियोसेंट्रिक अप्रोच आई, जिसमें ये मानना जाने लगा कि
जो हमारा सन है वो सेंटर में, हीलियो यहाँ पर सन के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है और सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो फिर थ्योरीज आने लगी जो बात करने लगी कि नहीं, सन सेंटर में है यूनिवर्स के और उसके अराउंड बाकी चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये मोनोस्टार थ्योरी का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंगल स्टार से, एक सिंगल स्टार से हमारा जो यूनिवर्स है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। क्योंकि सोलर सिस्टम की बात करते थे इनिशियली, अगर आपकी कांट की नेबुला हाइपोथेसिस की बात कर ली जाए, ठीक है, उसके हिसाब से एक नेबुला फॉर्म हुआ, ठीक है। एक बॉल फॉर्म हो गई जिसमें से ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स निकले, जिससे हमारे बाकी 9 प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं और जो मेन जो मास बच गया उससे हमारा सन बना था। तो ये सिंगल वाला है। डुअल स्टार में क्या है कि एक सेंटर में सन जैसा स्टार था, उसके पास एक अप्रोचिंग स्टार आया, ठीक है, उसमें से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक मैटर निकल गया अप्रोचिंग स्टार में से सिगार शेप का, तो हमारे प्लैनेट्स बन गए 9, ठीक है। ऐसे ही है ना, बीच में जुपिटर सबसे बड़ा है और बाकी प्लैनेट्स फिर पीछे की तरफ भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं, यानी जुपिटर, आपका सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, ठीक है, और इधर आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये भी छोटे छोटे, ठीक है। तो सिगार शेप्ड ऐसे ना अप्रोचिंग सन में से निकल गया। तो डुअल स्टार यानी 2 स्टार इन्वॉल्व थे, मोनो स्टार यानी सिंगल स्टार इन्वॉल्व था, जियोसेंट्रिक का मतलब है अर्थ सेंटर में थी और हीलियोसेंट्रिक का मतलब सन सेंटर में है, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरी अब जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और एक्सेप्टेड है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद अभी रिसर्चेस चालू हैं, कुछ ऐसा कंक्रीट आया नहीं है, तो लेटेस्ट अभी बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ही ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को मानते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स टर्म्स मैंने क्लियर कर दिए इन केस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी गैलेक्सी पे। अ गैलेक्सी इज अ मैसिव ग्रुप ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैस एंड डार्क मैटर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। कुछ इस तरीके की हमारी जो है वो गैलेक्सी दिखती है, ठीक है। तो द फर्स्ट पर्सन टू सी मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, आकाशगंगा भी बोलते हैं। उस गैलेक्सी को सबसे पहला देखने वाला को इंसान कौन था? गैलीली। इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है, ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप। और इनके टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद एक बात प्रूव की थी इन्होंने कि जो हमारे निकोलस कॉपरनिकस है, इन्होंने एक बात कही थी कि सन सेंटर में हीलियोसेंट्रिक अप्रोच की बात इन्होंने इनिशिएट की थी। मैंने पीछे समझाया था ना, तो कॉपरनिकस ने ये बोला था कि हीलियोसेंट्रिक है, मतलब डार्क एजेस के टाइम पे क्या था कि चर्च का रूल था, तो जो वो डिक्टेट करते थे यूरोप में तो वही माना जाता था और उनके हिसाब से अर्थ सेंटर में थी, ठीक है, चर्च के हिसाब से, जो पोप थे उनके हिसाब से। तो निकोलस कॉपरनिकस ने ये बोला था कि नहीं, जो सन है वो सेंटर में है, तो इनको पागल भी घोषित कर दिया था कॉपरनिकस को। तो इनकी ये जो हीलियोसेंट्रिक वाली बात है ये प्रूव बाद में टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद गैलीलियो के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है मिल्की वे गैलेक्सी देखी थी। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा भी, ठीक है, और ये हमारी वाली गैलेक्सी है। और नियरेस्ट गैलेक्सी टू आर गैलेक्सी वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स यानी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जब हमारे यूनिवर्स में हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो लाइट ईयर्स के टर्म्स में कहते हैं, ठीक है। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारी एंड्रोमेडा, ये हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी की नियर में जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है, ठीक है। बात कर लेते हैं स्टार की। स्टार इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी विच हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट, ठीक है। अपनी लाइट है, अपनी हीट एमिट करता है, अपनी लाइट एमिट करता है, ठीक है। स्टार वो होता है। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, ठीक है, वो भी एक स्टार है। अब बात कर लेते हैं चंद्रशेखर लिमिट की। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चंद्रशेखर लिमिट के बारे में आई थिंक साइंस वाले बच्चों को नीडेड होती है, ज्योग्राफी में उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि चंद्रशेखर लिमिट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने इन्वेंट की थी, ठीक है। इस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.44 टाइम्स द मास ऑफ द सन दैट डिटरमाइंस द डेथ स्टेट ऑफ द स्टार, ठीक है। मतलब इस मास को अचीव करने के बाद जो हमारा
स्टार है वो कोलैप्स करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो अपने आप में कोलैप्स करना शुरू कर देता है। और इस कोलैप्स के बाद क्या होता है, स्टार कोलैप्स के बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक होती है ब्लैक होल बनने की, एक होती है न्यूट्रॉन स्टार बनने की, और एक है ब्लैक ड्वार्फ बनने की। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये उस स्टार के साइज़ के ऊपर डिसाइड होगा, ठीक है, कि वो मीडियम स्टार है, लार्ज स्टार है, या फिर हमारे सन जितना स्टार है। तो हमारा सन जो है वो छोटा स्टार है, ठीक है, इसका मास लेस देन 1.44 सोलर मास से कम है, इसलिए वो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, ठीक है, जब भी कोलैप्स करेगा तो वो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, ठीक है। तो चंद्रशेखर लिमिट याद रखना 1.44 टाइम्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम पे। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ सन and 8 planets and their satellites and thousands of other smaller celestial bodies like asteroids, comets, meteors. The sun is the center of the solar system and all other bodies revolve around it. ठीक है, ये हमारा जो है सन है और बाकी जो celestial bodies हैं हमारी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले वाली है ये है हमारा मरकरी, ये है हमारा वीनस, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह, ये है हमारा जुपिटर यानी गुरु, ठीक है, और ये है हमारा सैटर्न, ये है हमारा यूरानस, ये है हमारा नेपच्यून। जो आगे के 4 प्लैनेट्स उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है, इन चारों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। इन प्लैनेट्स को, जो लास्ट के 4 हैं, इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। और इनका देखो इनिशियल ना याद करना, जुपिटर के बाद ना मोस्टली हम भूल जाते हैं कि सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून का क्या है, तो इसको इससे सन करके याद कर लो, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर याद हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने को देंगे नहीं, बट ऐसे याद रहे कि असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, ठीक है। क्योंकि इनका टाइम सबसे कम ना मरकरी पास में है ना, तो मरकरी ही रिवॉल्विंग में सबसे कम टाइम लेता है, और सबसे ज़्यादा नेपच्यून। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में, तो बस इस वजह से मैं बोल रही थी। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ असेंडिंग ऑर्डर में लगे कैसे हुए, ठीक है। बात कर लेते हैं सन की। तो सन अकाउंट्स फॉर 99.9% ऑफ द मैटर इन द होल सोलर सिस्टम। अगर ये हमारा सोलर सिस्टम है तो इसके अंदर 99.9% तो हमारा सन का मास है, और बाकी जो 0.1% है वो रेस्ट ऑफ दी ये 8 प्लैनेट्स, जो छोटे छोटे इनके सैटेलाइट्स हैं वो, उसके बाद जो वो सेलेस्टियल बॉडीज थी जैसे कॉमेट, मीटियोर और एस्टेरॉइड, वो आते हैं, ठीक है। तो 99.9% जो मैटर है वो सन का ही है हमारे सोलर सिस्टम में। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है, सन के अराउंड करते हैं। सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, मेन गैसेस हैं। हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो फ्यूजन का मतलब यहाँ पर है कि 2 और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई जो हैं वो कंबाइन करेंगे एक हैवी एटॉमिक सिंगल न्यूक्लियर को फॉर्म करने के लिए। मतलब फ्यूजन मतलब दो जो न्यूक्लिया हैं वो जुड़ रहे हैं, और एक होता है फिजन जिसमें स्प्लिट होते हैं, ठीक है, स्प्लिट होते हैं। तो हमारे सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस करता है, न्यूक्लियर फिजन नहीं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टॉर्म ऑफ हॉट एटम्स विच डेसिपेट्स फ्रॉम द फोटोस्फेयर, यानी जो अर्थ की ना बहुत सारी स्फेयर्स हैं, ठीक है, कोरोना है, फोटोस्फेयर है, ठीक है, तो उनमें से एक है फोटोस्फेयर। बाय ओवरकमिंग ग्रेविटी गोज इनटू आउटर स्पेस नोन एज सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में अर्थ पे रीच करती हैं। व्हेन सोलर फ्लेयर्स रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर देन फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अ कलरफुल इफेक्ट, ठीक है, इफ सीन इन द नॉर्थ पोल, यानी हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे इसका इफेक्ट दिखता है। नॉर्थ पोल में इसको ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, और साउथ में इसको
अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। कैसे? क्योंकि साउथ में ऑस्ट्रेलिया याद रह जाएगा, साउथ पोल पे अरोरा ऑस्ट्रालिस और नॉर्थ में अरोरा बोरियालिस। अब बोरियल का जो मतलब है ना वो नॉर्थ के लिए हो रहा है, ठीक है। बोरिस नॉर्थ में जो विंड गॉड होते हैं ना उनको नाम दिया गया था बोरिस, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। इसकी भी स्टोरी है कि एक होमर हमारे फिलोसोफर रहे हैं, उनकी एक बुक थी इलियड, ठीक है, और ओडिसी। उसमें उन्होंने विंड्स के जो नाम थे वो ऐसे दिए थे, बोरियस, यूरस, जेफरस, नोटस ऐसे करके। तो बोरियस जो है नॉर्दर्न विंड के गॉड को बोलते थे, तो इसलिए बोरियालिस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस दे रही हूँ ताकि याद रह जाए मे बी आपको, ठीक है। फिर है सोलर एक्लिप्स, पार्शियल या फिर कंप्लीट हाइडिंग ऑफ द सन caused by moons passing between the sun and the earth occurs only on न्यू मून डे, यानी आपके पूर्णिमा को, नहीं सॉरी अमावस्या बोलते हैं इसको, रुको, अमावस और फुल मून डे को होता है यानी पूर्णिमा को, ठीक है। न्यू मून डे यानी अमावस को या फिर फुल मून डे पूर्णिमा को होता है आपका सोलर इक्लिप्स। तो आपके सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ठीक है, तब होता है। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा इस वजह से। प्लैनेट्स देखो, अ प्लैनेट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स अ स्टार, और हमारे सोलर सिस्टम के केस में वो स्टार कौन सा है, हमारा सन, ठीक है। इज़ लार्ज इनफ टू बी नियरली राउंड एंड हैज़ क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट ऑफ डेब्रिस, ठीक है। उसके आसपास का जो डेब्रिस है वो ख़त्म हो चुका है। डेब्रिस यानी वो छोटे 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 पत्थर से नहीं होते जो घूम रहे, डेब्रिस, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड वैंडरर, ठीक है। अब समझ में आ गया नाम कैसे कैसे पढ़े हैं हमारे हर चीज़ के, मोस्टली ग्रीक और लैटिन वर्ड्स है। तो ग्रीक में प्लैनेट का मतलब होता है वैंडरर, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स नेमली मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून, revolving around the sun. The 4 planets are near the sun and inside asteroid belt. हाँ, मार्स के बाद ना एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, ठीक है, हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। हाँ, तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा जुपिटर है, इसके बीच सॉरी मार्स, हाँ लास्ट प्लैनेट मार्स है ना, अर्थ नहीं, ये मार्स है सॉरी, और ये जुपिटर है आपका, इसके बीच में ये हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए किन 2 प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है तो वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ डेंस, हाँ देखो एस्टेरॉइड बेल्ट है, और इनर प्लैनेट्स जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को लाते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट के जो अंदर है, और जो एस्टेरॉइड बेल्ट के उधर हैं वो हमारे जोवियन प्लैनेट्स, जुपिटर के नाम पे जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल्स एंड हैव थिन रॉक क्रस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। अर्थ इज़ द प्लैनेट वेयर ह्यूमन्स लिव, ठीक है, ब्लू प्लैनेट है, एंड इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ, और इसीलिए ब्लू प्लैनेट्स क्योंकि यहाँ पर पानी है, ठीक है। द अर्थ इज़ एन ऑब्लेट स्पेरॉइड bulged at the equator and flattened at the poles, ठीक है। तो अर्थ एकदम परफेक्ट स्पेयर नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, कहाँ से, पोल्स पे से चपटी है, और इधर क्या है, थोड़ा बल्ज है, इक्वेटर के पास थोड़ा बल्ज है। और ये बल्ज क्यों है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारा इक्वेटर पे बल्ज है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है जब हमें ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना, NCERT 11-12 तब पढ़ाते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो। लट्टू पता है, लट्टू होता है टॉप, उसको पानी में भिगो
ठीक है, पानी में उसको डिप करके उसको बाहर निकाल के उसको ना स्पिन करो। जब आप स्पिन करोगे ना तो देखोगे जहाँ पे उस टॉप में ना, जो आपका टॉप होता है उसका जो ये बल्ज वाला एरिया होता है ना, यहाँ से ना पानी ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। तो ऐसे समझाते हैं, ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ना बल्ज है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बल्ज है इक्वेटर पे। और इक्वेटर पे ना ग्रेविटी थोड़ी कम होती है, इस वजह से जो हमारे रॉकेट्स हैं वो लॉन्च भी ना इक्वेटर के पास कहीं जगहों से होते हैं, ठीक है। कहाँ से लॉन्च होते हैं? इक्वेटर के पास वाली जगहों से, जैसे कि ब्राज़ील में है एक, सॉरी ब्राज़ील में नहीं, ब्राज़ील से ऊपर है एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, हमारे साउथ अमेरिका में, जैसे पनामा है ना इधर ऐसे। तो इधर ना 3 कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक है फ्रेंच गुयाना, उसमें एक जगह है काउरू, ठीक है, वो लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, और लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ से हमारी सैटेलाइट्स रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं। इक्वेटर के पास से ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है, ठीक है, इस बल्ज की वजह से। द बल्ज एट द इक्वेटर इज कॉज्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से ये बल्ज है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द फ्लैटेंड पोल्स। ग्रेविटेशनल पुल्स आपके पोल्स पे ज़्यादा है, सॉरी, हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बल्ज है, और ग्रेविटेशनल पुल्स आपका पोल्स पे ज़्यादा है, ठीक है, एंड इट इज़ वीकर टुवर्ड्स द इक्वेटर, और उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस लॉन्चिंग स्टेशंस भी होते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है वो स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे नहीं है टिकी हुई, वो 2 मोशन करती है, एक करती है रोटेशन का, एक करती है रेवोल्यूशन का। रोटेशन क्या है? अपने एक्सिस पे घूमती है एक ही जगह पे, यानी ये आपकी अर्थ है, ये यहीं पे रोटेट कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है। क्या होता है? अपने ही एक्सिस पे, ये एक्सिस है अर्थ का, ठीक है, ये एक्सिस है, स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ एक्स, हाँ, तो जिसकी वजह से डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे वो झुका हुआ है, ठीक है, फ्रॉम अ परपेंडिकुलर टू द इलिप्टिकल प्लेन, ओके, हाँ, 23.5 डिग्री पे ये झुका हुआ है। तो हमारी जो अर्थ है वो ऐसे झुकी हुई है। तो जब हम कहते हैं ना कि 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है, तो ऐसे होता है। पर ये जो हमारे पोल्स है ना, यहाँ पे 6 महीने दिन, और फिर ऐसे जब ये इधर की तरफ ऐसे हो जाता है शिफ्ट, तो इधर 6 महीने रात होती है, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि जो एक्सिस है वो ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। हाँ, तो 6 महीने नॉर्थ पोल पे क्या होता है? मॉर्निंग होती है, कहते हैं ना, सूरज निकला रहता है, 6 महीने दिन, 6 महीने रात, तो ऐसे, ठीक है। हमारे जब समर सोल्स्टिस होता है, जब हमारे नॉर्थ के अंदर समर होती है, तो यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है। बट जब विंटर सोल्स्टिस होता है, यानी हमारे नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने रात होती है नॉर्थ पोल पे, ठीक है। दिख गया? समझ आ गया? जो मैं वहाँ डायग्राम में समझाना चाह रही थी वो मैं एक्चुअली ये समझाना चाह रही थी, ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट मोशन है अर्थ का वो है मूवमेंट ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन के अराउंड, ऐसे हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन वैरीज टाइम टू टाइम, ठीक है। जब इस पाथ पे, इस ऑर्बिट पे
इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जब हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है तो उसका डिस्टेंस सेम नहीं रहता, ठीक है, पूरे पाथ में। तो वो कभी कभी तो पास होती है सन के और कभी कभी दूर होती है। तो इस पोजीशन को कुछ नाम दिया गया है। अबाउट January 3 के अराउंड अर्थ इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, इसको पेरीहिलियन बोलते हैं, ठीक है। एंड अराउंड July 4 ऑफ द ईयर अर्थ इज़ फारदेस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर होती है, इसको क्या बोलते हैं, एपीहिलियन। तो पास जब होती है तब पेरीहिलियन में क्या होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स और डिस्टेंस होता है, और जब दूर होती है एपीहिलियन होता है तो क्या होता है 152 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना डिस्टेंस होता है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए जब पास में है तो पेरीहिलियन होगा, पी से पास होता है ना, तो ऐसे याद कर दो पेरीहिलियन और एपीहिलियन, ठीक है, जब दूर है। अब हीलियन से याद रहेगा कि सन के बारे में बात करें। ऐसे ही दो टर्म और हैं जो है पेरिजी और एपोजी। इसका क्या मतलब है, पेरी मतलब पास में, वही सेम, और एपोजी में यानी दूर, ठीक है। अब किससे बात करें, मून जब अर्थ के बहुत पास होता है तो उस पोजीशन को बोलते हैं पेरिजी, और जब मून बहुत दूर होता है, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, अर्थ का चक्कर लगा रहा है मून, और अर्थ किसका चक्कर लगा रही है, हमारे सन का, ठीक है। तो जब अर्थ दूर है सन से काफ़ी तो उसको क्या बोलेंगे, एपीहिलियन, और जब अर्थ पास है सन के तो उसको बोलेंगे पेरीहिलियन, ठीक है। अब ऐसे ही जब हमारा मून अर्थ के पास है तो उसको बोलेंगे पेरीजी, और जब हमारा मून अर्थ से दूर है, ठीक है, उसको बोलेंगे पोजीशन को एपोजी, ठीक है। The Earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. For the sake of convenience, we take 365 days and call it a year. ठीक है. The remaining quarter day is added once in every 4 years in the month of February. जो वो leap year बनता है ना हमारा. That is why February has 29 days. Once every 4 years, it is called leap year. ठीक है. ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इतना ही आपको सोलर सिस्टम, यूनिवर्स और अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साइंस में थोड़े कुछ अलग क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी, ठीक है, बट ज्योग्राफी के हिसाब से इतना ही रेलेवेंट है, और इतने में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस हो जाने चाहिए इस पार्ट से, ठीक है। तो टर्म्स वगैरह इसीलिए थोड़े एक्सप्लेन किए, और चीज़ें अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।